हेलो स्टूडेंट्स, इस हफ्ते की ज़ूलॉजी वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में और साथ ही साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों चैप्टर्स हम साथ में हमेशा डील करते हैं। अब सवाल आएगा क्यों? क्योंकि द न्यूरल एंड द एंडोक्राइन सिस्टम दीज गो हैंड इन हैंड और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो सर, हाउ विल यू सजेस्ट स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द टॉपिक ऑफ दिस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? मैम, इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम 3 पार्ट्स मान के चलें इस चैप्टर में, सबसे पहले पार्ट में है न्यूरल टिश्यू एंड नर्व इंपल्स कंडक्शन। तो न्यूरल टिश्यू जैसा कि हम एनिमल टिश्यूज में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एम्फसाइज यहाँ पे करना है अपॉन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, उनके लोकेशंस और कुछ बेसिक चीजें जैसे न्यूरोग्लिया एक्सेट्रा। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम देख सकते हैं वी हैव द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में हम लोग ले लेते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में हम लोग ले लेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एन इंडिपेंडेंट विसरल नर्वस सिस्टम। और जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, we'll take on sensory organs, जिसमें हम आई और ईयर को डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ, यानी कि द न्यूरल टिश्यूज एंड द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, और साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू सर। जैसा कि मैंने कहा बच्चों, इसमें न्यूरल टिश्यू के बेसिक्स आपको जरूर पता होने चाहिए, जो एक क्वेश्चन के द्वारा मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। This question was asked in NEET 2018. The Nissl bodies are mainly composed of. तो बच्चों ध्यान रखना है कि Nissl bodies are actually the site of protein synthesis in the neurons. They are made up of free ribosomes and rough endoplasmic reticulum. So the answer becomes fourth option for this question. और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि Nissl bodies are stained structures. They have ability of staining. एग्जैक्टली सर, बच्चों को ये पॉइंट याद रखना है कि Nissl bodies are found in the cell body and the dendrites, but never in the axons. सर, वैसे बच्चों को माइलिन शीथ एंड न्यूरिलेमा के अकरेंस को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ एब्सेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? बिल्कुल सही कहा आपने मैम। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय, सबसे पहले तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए इट इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चीज इनको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, यानी कि द नर्व इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। मैम, इस टॉपिक में बच्चों को डायग्रामेटिकली आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स पहले आ रहे हैं, कौन कौन से बाद में आ रहे हैं। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, इवेंट्स लाइक डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, the outside of the membrane is positively charged, inside is negatively charged। और एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स विल ओपन एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम विल टेक प्लेस, जिससे inside of the membrane becomes positively charged and outside becomes negatively charged। दिस इज डीपोलराइजेशन, ये हमें याद रखना है। इसके बाद जब रीपोलराइजेशन होगा तो सोडियम गेट्स बंद हो जाते हैं एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन कर जाते हैं। इससे क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम बाहर जाता है, जिससे बाहर का चार्ज पॉजिटिव और अंदर का चार्ज दोबारा से नेगेटिव हो जाता है, यानी कि पोलराइज स्टेट दोबारा से आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग रीपोलराइजेशन। ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए और इसी के बेसिस पे हम आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
This question was asked in AIPMT Prelims 2007. During transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electrical charge? तो बच्चों जैसे अभी बताया मैंने आपको कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में the inside is negative, then depolarization में the inside becomes positive, and then repolarization में the inside again becomes negative. तो इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं और किस सीक्वेंस में हो रहे हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस सीक्वेंस को याद रखें ताकि आपके क्वेश्चंस हमेशा करेक्ट हो। एग्जैक्टली मैम। और आगे बढ़ते हुए अब हम सेकेंड पार्ट हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना था, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन से एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं विच केम इन AIPMT प्रीलिम्स 2015। इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जैसे कि लेफ्ट में दिया हुआ है कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट cerebral cortices, cerebrum, calculation and contemplation, medulla oblongata, homeostatic regulation, cerebellum, language comprehension। तो अब ये बहुत ही इजी एक बन जाता है अगर हमने उसको पढ़ा हुआ है, लर्न किया हुआ है सारे फंक्शंस को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेरिबेलम जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें वो कह रहा है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जो कि एक इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये फंक्शन है सेरिबेलम का। ऑल द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम आर इनवॉलंटरी, हम अच्छे से याद करते हैं, हमें पता होता है, तो इसलिए आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन की ओर। मैम ये एक क्वेश्चन जो आया री AIPMT 2015 में, this is regarding the destruction of anterior horn cells of the spinal cord। अब थोड़ा सा इससे पहले, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, जो ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हमें दिया गया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए, जो हम डिफरेंस भी कर सकते हैं रिगार्डिंग द ब्रेन। जैसे हम जानते हैं कि ब्रेन में आउटर साइड पे वी हैव द ग्रे मैटर एंड द इनर साइड पे वी हैव द व्हाइट मैटर। ऐसी स्पाइनल कॉर्ड में हम देख सकते हैं कि ऑन द आउटर साइड वी हैव द व्हाइट मैटर एंड ऑन द इनर साइड वी हैव द ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर का शेप कैसा है? एच शेप है। और ये जो ग्रे मैटर में एच शेप है, उसमें अगर हम देखें जो हॉर्न्स हैं, उन हॉर्न्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि डॉर्सल और द पोस्टीरियर हॉर्न, जिससे सेंसरी न्यूरॉन की एंट्री होती है, वेंट्रल और एंटीरियर हॉर्न, जहां से मोटर न्यूरॉन्स एग्जिट करते हैं। इसके बारे में अगर हमें आइडिया रहेगा प्रॉपरली, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि एंटीरियर हॉर्न सेल्स का डिस्ट्रक्शन करना। तो एंटीरियर कौन सा हुआ? एंटीरियर इज द वेंट्रल पोर्शन। तो वेंट्रल में हमारे पास कौन से न्यूरॉन्स एग्जिट कर रहे हैं? दैट इज द मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, दैट मीन्स द आंसर विल बिकम ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की ओर, और इसमें हमारे सामने एग्जाम्पल है नी जर्क रिफ्लेक्स का। बच्चों इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नी जर्क रिफ्लेक्स इज अ स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड इट इज अ काइंड ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। जो मसल स्ट्रेच हो रही है उसी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके पाथवे में देयर इज ओनली वन साइनैप्स बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। पैरेलल में एक पाथवे और रन कर रहा है जिसमें इंटरन्यूरॉन है, लेकिन ये पाथवे इनहिबिट कर रहा है एंटागोनिस्टिक मसल को, तो इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके पाथवे में देयर इज अ सिंगल सिनैप्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इस वजह से नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन इज अ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। ओके सर, अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम CNS एंड कंप्राइजिंग CNS। और इसके रिगार्डिंग एक निमोनिक अभी आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। इस निमोनिक का यूज करके आप क्रेनियल नर्व्स के नेम्स याद कर सकते हो, और दूसरे निमोनिक के जरिए आप उनके नेचर के बारे में लर्न कर सकते हो कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स नर्व।
Now we will move ahead with the third part of this chapter, that is sense organs. ओके, इसके आगे हम एक चीज और देखते हैं कि ऑल्दो एनसीईआरटी तो बहुत कम लिखती है अबाउट द टंग एंड नोज, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमको इनके बारे में जरूर पता होने चाहिए. टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द टंग, और इसमें जो रिसेप्टर सेल्स हैं, द गस्टेटरी हेयर सेल्स, इट इज एक्चुअली सेंसरी एपिथेलियम. नोज के अंदर जो नेजल म्यूकोसा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड श्नाइडरियन मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो ऑल्फैक्टरी हेयर सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली अनयूजुअल बाइपोलर न्यूरॉन्स. ये बात, इतनी बात हमको जरूर पता होनी चाहिए. तो आइए बच्चों, अब जानते हैं आई के बारे में एक क्वेश्चन के थ्रू जो नीट 2013 में पूछा गया था. इसमें सबसे पहले लेबल्ड पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि इसके लिए एनसीईआरटी के डायग्राम्स की लेबलिंग आप जरूर प्रैक्टिस कर लें. कोई भी डायग्राम आ सकता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिसिंग आप रोज करें, एवरी डे. इस डायग्राम में जैसे आई के जो ए लेबल्ड पार्ट है, दैट इज रेटिना, बी इज ब्लाइंड स्पॉट, सी इज एक्वस ह्यूमर और एक्वस चैम्बर, एंड डी इज स्क्लेरा. तो ये चीज हमने देख ली, और अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ए इज रेटिना, सही लिखा है. कंटेन्स फोटोरिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कोन्स, बिल्कुल सही लिखा है. तो आंसर तो ऑप्शन 1 ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 2, बी इज ब्लाइंड स्पॉट, सही है. हैव ओनली अ फ्यू रॉड्स एंड कोन्स, ये गलत है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पे ना तो रॉड्स होते हैं और ना कोन्स. ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया जहां से ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई. ऑप्शन नंबर 3, सी इज एक्वस चैम्बर, ठीक है. रिफ्लेक्ट्स द लाइट व्हिच डज नॉट पास थ्रू द लेंस. अब ये पता होना चाहिए कि जो सी एक्वस चैम्बर के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है, वो रिफ्लेक्शन क्यों करेगा, दैट इज ट्रांसपेरेंट, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है. ऑप्शन 4 देखते हैं, डी इज कोरॉइड, ये तो गलत हो गया, ये तो हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि डी इज व्हाट, स्क्लेरा. तो इसलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो जाता है, इसलिए आंसर बिकम्स ऑप्शन 1. अच्छा, मैं एक बात और डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन द रेटिना. एक्चुअली ये हमको पता होना चाहिए. जैसे कि रेटिना के अंदर सबसे इनर साइड पे देखें तो हमें कौन मिलेगा, गैंग्लियन सेल्स. देन वी हैव बाइपोलर, एंड देन वी हैव photoreceptor cells. If we move from inner to the outer side, we have these 3 layers in sequence जो हमको पता होनी चाहिए. तो चलिए अब हम एक और सवाल देख लेते हैं आई से रिलेटेड, थोड़ा और डिटेल्स जानने के लिए. This question came in NEET 2017. Good vision depends on adequate intake of carotene rich food. बिल्कुल सही बात है. हमारा विजन अच्छा होगा अगर हम वो फूड्स खाएंगे विच आर रिच इन कैरोटीन, और हम जानते हैं कि कैरोटीन रिच फूड्स कौन से हैं, कैरेट्स, स्पिनच, ब्रोकली, पपाया एक्सेट्रा. अब क्वेश्चन, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए, विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड ऑफ कैरोटीन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए कैरोटीन रिच फूड्स खाने चाहिए. Statement B, the photopigments are embedded in the membrane discs of inner segment. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि फोटोरिसेप्टर्स के अंदर जो फोटोपिगमेंट्स होते हैं, एक्चुअली वो embedded होते हैं in the membrane discs of outer segment. यहाँ पे अगर outer segment होता तो फिर statement B करेक्ट हो जाता, लेकिन inner segment लिखा है इसलिए statement B is wrong. और outer segment कहाँ पे है, outer segment is towards the pigmented epithelium. Statement C देखते हैं, retinal is a vitamin A derivative. Yes, it is correct. So statement C is correct. Statement D, retinal is a light absorbing part of all visual photopigments. This statement is also correct. Actually बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि photopigment में क्या है. Photopigment contains opsin, which is glycoprotein, and retinal, which is a derivative of vitamin A. And it is the retinal only which is a light absorbing part of all visual photopigments. Visual photopigments की बात करें तो रोडोप्सिन है, जैसे रॉड्स के अंदर,
और cones में we have the other 3 visual photopigments. So the answer becomes option 2. अब हम चलते हैं ईयर की ओर। Yes ma'am. ईयर से एक क्वेश्चन आया है AIPMT prelims 2008 में, and this is actually a section from the cochlea of the internal ear. और इसमें भी अगेन मैंने कहा कि ये लेबल्ड पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर इसमें हम लेबल ए देखते हैं, ए पार्ट, दैट इज अ फ्लूइड पेरिलम, because we know that perilymph is present in scala vestibuli and scala tympani. B is tectorial membrane, C is endolymph, and D are the sensory hair cells, organ of Corti. तो इसके हिसाब से अगर हम आंसर देखेंगे, इट बिकम्स ऑप्शन 1, ए पेरिलम, बी टेक्टोरल मेम्ब्रेन एंड सी एंडोलिम। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन।